हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 वृत्त आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में वृत्त का पुनरावलोकन करेंगे, यानी कि वृत्त से संबंधित जो हमारे पद हैं उनको पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली 10.1 सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुनर्वलोकन कर रहे हैं, क्योंकि पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल रिकॉल कर रहे हैं। तो वृत्त की परिभाषा आपकी बहुत सारी होती है, तो वहां पे सबसे स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट परिभाषा क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर किसी एक तल पर कोई एक निश्चित बिंदु ले लें, इस निश्चित बिंदु से एक स्थिर दूरी या एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समूह बनता है वो वृत्त कहलाता है। मान लो आप इस वृत्त बिंदु से आप एक ऐसे निश्चित दूरी पर जितने भी आपके ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं का जो समूह बनेगा वो आपका एक वृत्त कहलाएगा। दैनिक जीवन में या आप कहें डेली लाइफ में आप वृत्त के बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास देखते हैं। देखिए ये बहुत सारे अनेक बिंदु हैं, इन अनेक बिंदुओं के जो समूह हैं और वो बिंदुओं का जो समूह बनता है वही आपका वृत्त कहलाता है। यहाँ पर जो निश्चित बिंदु लेते हैं हम लोग वो आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। इस केंद्र को हम लोग ओ नाम दे दिया है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा वृत्त का केंद्र है। क्या है भाई, वृत्त का केंद्र। जिस निश्चित बिंदु से आप जिन बिंदुओं का समूह लेते हैं वही आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। या कहें जब आप पटरी प्रकार और पेंसिल से वृत्त खींचते हैं, जो प्रकार की नोक होती है जहां पर रखते हैं वही आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो निश्चित दूरी लेते हैं, मान लो ये आप यहां से ये आप इसको मिला दें, तो ये जो आपकी एक निश्चित दूरी है यही तो हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है भाई। तो वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा भी हम लोग समझ लिए। अब अगर डेली लाइफ में अगर आप देखें, जो हाथ में चूड़ी कड़ा पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, ये आप वृत्त के उदाहरण हैं। जो हमारे पास घड़ी पहनते हैं, घड़ी का जो डायल होता है वो भी आपका एक वृत्त का उदाहरण है। जितने पहिया हैं, आप चाहे साइकिल का पहिया ले लीजिए, मोटरसाइकिल, कार, टायर ले लीजिए, ये सभी आपके वृत्त के उदाहरण हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अगला, वृत्त की त्रिज्या क्या है। जो आप वृत्त खींचते हैं वो एक निश्चित दूरी, जिस निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है वो आपकी वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से यहां तक कि ये ओ केंद्र और इस वृत्त की परिधि पर जो आप ये वृत्त का बन रहा है ना बाउंड्री, वही आपकी परिधि कहलाती है। परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा बनती है वो आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे हमारी जो OA है वो क्या है भाई, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद आपका आ जाता है व्यास यानी कि डायमीटर। डायमीटर आपका क्या होता है कि तो जो देखिए आपने यहाँ पर एक वृत्त खींचा और इसका ये केंद्र है। अब इस केंद्र से यानी कि जो रेखा आप इस केंद्र से गुजारेंगे, तो यहां से देखिए आपका ऐसे, ये हमारा क्या है भाई, वृत्त का व्यास है। इसका नाम दे दो A और B। तो यहाँ पे देखिए आपका OA आपकी वृत्त की त्रिज्या। अगर आप वृत्त की त्रिज्या को R से दिखाएंगे तो ये भी आपकी R और OB भी तो वृत्त की त्रिज्या है। साइकिल के पहिए में जो तीलियां होती हैं, तीलियों की जो लंबाई होती है बराबर होती है ना, तो वो तीलियां ही तो आपकी त्रिज्या का काम करती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी, तो जो AB है वो हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है। AB आप लिख सकते हैं कि OA और धन OB। AB को आप OA और OB को जोड़ करके लिख सकते हैं। OA आपकी वृत्त की त्रिज्या, OB भी वृत्त की त्रिज्या। अगर हम डायमीटर को D से दिखाएं
तो डी बराबर क्या हो जाएगा भाई 2r, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये हमारा त्रिज्या और व्यास के बीच का संबंध है। केवल हम लोग पुनर्अवलोकन कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, केवल यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। वह त्रिरेखा या वह कहें जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाती है और वो आपकी त्रिज्या की दुगनी होती है। अब अगला बिंदु हम लोगों का आ जाता है जीवा। जीवा को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो जो हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त पर अगर आप कोई दो बिंदु ले, कोई दो बिंदु आप मान लो, यहां पर आपने एक ये बिंदु ए ले लिया और इसके बाद एक बिंदु आपने बी ले लिया, तो ए और बी को मिलाने पर जो हमें रेखा प्राप्त हो रही है वही हमारी वृत्त की जीवा, या कहें वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट दे, दो भागों में विभाजित कर दे, वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो यहाँ पे जो रेखा ए बी है भाई, वो आपकी क्या है भाई? जीवा है। क्यों? कि वो आपको वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक और आप यहाँ पे देखिए, आपने एक ये वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र ओ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं केंद्र का, ओ नाम दे दें, ए नाम दे दें, बी नाम दे दें, पी दे दें, क्यू दे दें। अब इसके बाद इस वृत्त पर कोई बिंदु ले लो, मान लो ये पी और ये बिंदु आपने क्यू ले लिया, तो पी और क्यू को मिलाने पर जो रेखा आपको प्राप्त होगी वही आपकी जीवा होगी। तो जीवा वह रेखा है जो वृत्त को दो भागों में बांट दे, तो वो हमारी जीवा कहलाती है। इसके बाद आ जाते हैं चाप क्या होता है। जीवा के बाद एक चीज और हम लोग समझ लें यहाँ पे, तो जैसे आपका देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका वृत्त है और इसके बाद यहाँ पर आपका केंद्र, इसका नाम दे दो ओ। तो जीवाएं कितनी खींच सकते हो? अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। अब मान लो एक ये जीवा आपने खींची, एक ये जीवा खींची, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर एक जीवा ऐसी बनेगी जो वृत्त के केंद्र से भी होकर जाएगी। अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींचेंगे, फिर एक ऐसे खींचेंगे, तो जो ये रेखाएं आपने खींची हैं इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि ये आपकी जो ए ओ बी, यानी कि जो केंद्र से, क्योंकि जब नीचे जरा सा बढ़ेंगे छोटी होती चली जाएंगी, ऊपर भी बढ़ेंगे तो छोटी होती चली जाएंगी। तो जो रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है वही आपकी सबसे लंबी जीवा होती है, और जो केंद्र से होकर गुजरती वो तो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो व्यास आपकी क्या है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो सबसे लंबी जीवा आपकी क्या है भाई? व्यास है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, व्यास हमारा क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो यहाँ पे देखिए जो केंद्र से होकर गुजर रही है वही आपकी व्यास कहलाता है और वही जीवा सबसे लंबी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग चाप पर। चाप क्या होता है? तो जो आपका वृत्त का भाग हो, ये मान लो आपने एक यहाँ पर वृत्त खींचा और इसका केंद्र ये नाम दे दो आप ओ। अब ये हमारा वृत्त का केंद्र। अब यहाँ पर हमने क्या किया? वृत्त का कोई एक भाग ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये आपका जो ग्रीन कलर का शेडेड कर दे रहा हूँ भाई, ये आपका, इसका नाम दे दो ए और ये बी और ये यहाँ पर x और इस साइड आपका y। तो जो हमारा AXB है ये आपका चाप है, AXB ये आपका चाप AB। इसको आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे, AB चाप कह दीजिए, तो ये आपका AB। अब यहाँ पे x और y इसलिए लिया कि AXB चाप आप दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर वाले से आ रहे हैं। अगर आप एक चाप आपका AYB भी तो बन रहा है, तो यहाँ पे आपका एक चाप AYB भी है, इसलिए हम लोगों ने AX और B और AYB दे दिया। क्योंकि AB दोनों अगर आप नीचे से लेंगे तब भी AB रहेगा, ऊपर से लेते तब भी AB आता है, तो इसलिए हमने ऊपर और नीचे X और Y दे दिया। तो AXB आपका एक चाप बन रहा है, AYB आपका एक चाप बन रहा है, ये चाप आपके हैं। अब यहाँ पे जो एक AXB बन रहा है वो छोटा वाला है, छोटा है ना, AYB है वो आपका बड़ा है। तो यहाँ पे आपका जो लिखा है ना लघु चाप और दीर्घ चाप,
तो जो छोटा चाप होता है उसे हम लोग लघु चाप कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे दीर्घ चाप। तो यहाँ पे आपका जो लघु चाप है वो क्या है, AXB है भाई, ये हम लोगों का लघु चाप है। और जो दीर्घ चाप AYB है, क्योंकि जो चाप के दो भाग लेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो दीर्घ है, बड़ा है, वही आपका दीर्घ चाप है। तो यहाँ पे AYB जो व्हाइट वाला है वो आपका दीर्घ चाप है, AXB है वो हम लोगों का लघु चाप है। ये हम लोगों का वृत्त का चाप था। वृत्त का चाप क्या है, वृत्त का भाग है। जब आप चाप लगाते हैं ना प्रकार और पेंसिल से, तो ऐसे ही तो लगाते हैं, तो एक छोटा सा भाग ऐसे खींच देते हैं वृत्त का, तो वही आपका चाप बन जाता है। तो वृत्त के दो प्रकार के चाप हैं, एक लघु एक दीर्घ। जो छोटा वाला भाग होगा उसे लघु चाप, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। अब इसके बाद आ जाता है अर्धवृत्त। जो शब्द है वहीं से आप पकड़ेंगे, अर्ध माने आधा। तो अगर हम लोग किसी भी वृत्त को दो भागों में बांट दें, तो एक आपका जो भाग होगा वही अर्धवृत्त कहलाएगा। तो मान लो आपने एक ये वृत्त खींचा और इसका नाम दे दिया केंद्र का O। अब आप क्या कीजिए, केंद्र से होकर एक जीवा खींचिए जो कि आपकी व्यास होगी। अब यहाँ पे जो आपके एक ये X नाम दे दीजिए और ये Y नाम दे दीजिए। तो AXB आपका एक अर्धचाप है और AYB भी एक आपका अर्धचाप है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनको सैडेड कर दें तो ये आपका एक आपका अर्धवृत्त बन रहा है। तो जो जीवा है या कहें जो केंद्र से जीवा गुजर रही है या कहें वृत्त का व्यास है, वो वृत्त को दो भागों में बांटता है और वो आपका अर्धवृत्त कहलाता है। तो आपका अर्धवृत्त क्या है, किसी भी जीवा या किसी भी व्यास के द्वारा जो वृत्त दो भागों में बंटता है वही आपका अर्धवृत्त कहलाता है। अब अगर दूसरे शब्दों में अर्धवृत्त को समझा जाए तो जो अभी हम लोगों ने चाप पढ़े थे, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप, जब इन दोनों चापों की लंबाइयां बराबर हो जाएं, यानी लघु और दीर्घ बराबर हो जाएं, तो वो आपका अर्धवृत्त बन जाता है। यही तो यहाँ पे भी है, जो AXB और AYB ये दोनों बराबर हो गए हैं, तभी जाकर के हमारा ये अर्धवृत्त बन रहा है। या कहें जो व्यास है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। या कहें वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक भाग आपका अर्धवृत्त कहलाता है। बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, देखिए शब्द यहां से पढ़िए, वृत्तखंड यानी कि वृत्त का खंड यानी वृत्त का भाग। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक वृत्त खींच लेते हैं और इस वृत्त को भाग में विभाजित कर दें, या कहें इस वृत्त की कोई एक जीवा खींच दें, तो मान लो आपने एक ये जीवा खींच दी और इसका नाम दिया PQ। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास वृत्त के दो भाग आ गए। एक आपका देखिए ये वाला भाग है, यही तो है वृत्तखंड, एक ये भाग है और एक आपका ऊपर वाला भाग है भाई। तो एक आपका ये वाला, दो भाग हैं, यही आपके वृत्तखंड कहलाएंगे। एक आपका क्या है, छोटा भाग है और एक आपका बड़ा भाग है। तो जो छोटा है ये आपका जो ग्रीन कलर से शेडेड है, ये हम लोगों का लघु वृत्तखंड है। और जो ऊपर वाला है जो आपने येलो कलर से शेड किया है, उसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ग्रीन वाला आपका लघु वृत्तखंड है क्योंकि ये आपका छोटा भाग है। वृत्तखंड के बाद अब हम लोग आ चुके हैं त्रिज्यखंड। देखिए यहाँ पे भी आप शब्द पकड़िए, त्रिज्य माने क्या होता है, त्रिज्या तो वह भाग जो त्रिज्या के द्वारा खंडित हो। तो जैसे मान लो आप यहाँ पर एक वृत्त खींच दिए, अब इसके बाद इस वृत्त का केंद्र मान लो ये O। अब अगर आप इस वृत्त की कोई दो त्रिज्याएं खींचें
मान लो हम लोग एक ये ओ ए और एक ये ओ बी, ये हमारे पास दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं और इनको आप ये साइडेड कर दें भाई, तो आप यहाँ पर आपके पास एक वृत्त का खंड ऐसा, जब देखते हैं ना गोल चीज, अगर आप कोई की चीज काटते हैं तो ऐसे ही तो काट देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, तो जो ये आपका कटा हुआ ये साइडेड भाग है, यही हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? त्रिज्य खंड कहलाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो त्रिज्य खंड बन रहे हैं, एक आपका छोटा है और एक आपके पास बड़ा है। बड़े वाले को अगर हम लोग यहाँ पर येलो कलर से शेडेड कर दें तो ये आपका क्या है? एक दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड है। जो छोटा वाला भाग है इसे आप लघु त्रिज्य खंड, जब आपके पास त्रिज्य खंड हो जाए उनमें से जो छोटा वाला भाग होगा उसे आप लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, और जो बड़ा वाला होगा उसे क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक AOB, ये आपका क्या है भाई? लघु, और इसके बाद इधर जो आपने येलो कलर से लिया है शेडेड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे अगर आप X नाम दे दें और ये आपका Y, तो AOBX, तो यहाँ पे AOBX ये हमारा क्या है भाई? लघु त्रिज्य खंड। और इसके बाद जो आपका ये Y, यहाँ पे Y है भाई, तो इसको अगर आप Y नाम दे तो AYBO ये आपका दीर्घ होगा। तो यहाँ पे AYBO ये आपका क्या होगा? या AOBY, जहां से आप चाहें वैसे शुरू करें, तो ये आपका क्या होगा भाई? दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। तो ये हम लोगों के वृत्त के जो पद होते हैं उन पदों का यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉल किया, पुनर्अवलोकन किया। क्या कहें इनको? हमने थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज यानी कि थोड़ा सा इनको रिकॉल कर लिया, जिससे कि यहाँ पर कोई पद आए इससे संबंधित तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग आ चुके हैं ये क्लास 10th में जो अध्याय 10 है वहां की शुरुआत करने वाले। ये तो अभी प्रीवियस क्लासेस का था कि हम लोग रिकॉल कर रहे थे वृत्त और एक रेखा की स्थिति क्या होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोई अगर आपके पास एक वृत्त है और एक रेखा है, उसकी विभिन्न स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक ये वृत्त है और एक ये रेखा, तो ये आपकी ऐसी एक स्थिति बनेगी। इसके बाद अगर दूसरी स्थिति की बात करें, एक ये वृत्त और वो यहाँ से वृत्त से होकर जाए, और एक तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि वो वृत्त और वो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाएगी। तो एक ये स्थितियां बनती हैं। तो एक ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति और ये आपकी तीसरी स्थिति। अब यहाँ पे जो पहली स्थिति है उसको चर्चा करते हैं। पहली स्थिति में क्या है? वृत्त और जो रेखा है उनके बीच में कोई भी संबंध, यानी कि ना तो वो वृत्त को स्पर्श कर रही है, ना यानी कि ना तो वो वृत्त को छू रही है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। दूसरी जो रेखा है वो वृत्त को दो भागों में बांट रही है या वृत्त को दो जगह छेद रही है। ये आपका एक बिंदु P और एक ये बिंदु Q है। तो जो हमारी PQ रेखा बन रही है, ये PQ रेखा क्या होगी भाई? छेदक रेखा होगी, क्योंकि वृत्त को दो जगह छेद रही है भाई। तो ये हमारी क्या है भाई? छेदक रेखा है भाई। इसे हम लोग छेदक रेखा कहेंगे, क्योंकि ये हमारी वृत्त को दो जगह पर छेद रही है या दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी ये तीसरी स्थिति बन रही है वो आपकी वृत्त को एक जगह पे स्पर्श कर रही है, तो इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहेंगे भाई। अब हम लोग यहाँ पर
वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा से ही संबंधित जो प्रश्नावली है उसको ही पढ़ने वाले हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। जो तीसरी स्थिति है वहां से आपका स्पष्ट हो रहा है कि वृत्त को केवल और केवल एक ही जगह पे स्पर्श कर रही है। वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाओं के अन्य फिगर यहाँ पे हम लोगों ने खींच लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके वृत्त की स्पर्श रेखाओं की विभिन्न स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं। तो जब हम लोग इनको देखेंगे तो पाएंगे कि आपका जो स्पर्श रेखा और वृत्त के जो स्पर्श बिंदु है जहां पे दोनों स्पर्श कर रहे हैं उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे, वो केवल और केवल एक ही है। अब अगर हम लोग डेली लाइफ यानी कि अपने वास्तविक जीवन में देखें तो आप इसके उदाहरण देखेंगे कि जो पहले के समय में, अब तो नल आ चुके हैं, पहले के समय में जब लोग कुएं से पानी भरते थे, जो घिरनी होती थी, आप लोगों ने शायद देखी हो या ना देखी हो, तो यहाँ पे उसका एक यहाँ पे फिगर देखिए आपका बना हुआ है। तो ये हमारी एक घिरनी है और ये घिरनी पे जो रस्सी है ये आपकी देखिए एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है, इधर भी आपकी। तो एक घिरनी पर जो रेखा या जो रस्सी बंधी होती है वो स्पर्श रेखा का, जो घिरनी होती थी वो पहले पानी भरने के काम आती थी, कुएं से पानी निकालने में। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कुएं से पानी निकाला जा रहा है अंदर से। तो जो ये बिंदु है यहाँ पे ये रेखा है आपकी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, क्योंकि जो घिरनी हमारी वृत्ताकार है तो इस वृत्त पर स्पर्श कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरफ भी ये आपकी एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है, स्पर्श रेखा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा को। यहाँ पे क्या भी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, केवल और केवल आपको एक ही परिभाषा बताई गई है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा समझ में आ गया है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब हम लोग प्रमेय 10.1 पर आ चुके हैं। प्रमेय 10.1 आपकी क्या कहती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो हम लोगों की प्रमेय का स्टेटमेंट था वो प्रमेय की यानी कि जो इस वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा लिख गया था। तो वृत्त प्रमेय 10.1 आपकी क्या कहती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारी वृत्त की जो प्रमेय 10.1 है उसका स्टेटमेंट है। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई अगर आपके पास वृत्त है, उस वृत्त के स्पर्श बिंदु को अगर आप वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे तो आपकी एक त्रिज्या मिलेगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये आपकी लंबवत होती हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो प्रमेय होती है वो जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या दिया गया है, क्या हमें सिद्ध करना है, उसको लिखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आपके पास कोई एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र आपने O ले लिया। अब O केंद्र वाला आपका एक वृत्त है और उस पर कोई एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY खींची गई है और P को O से मिलाया यानी OP आपकी वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो OP है वो इस XY पर लंब है यानी 90 अंश का कोण बना रही है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंबवत है। इतना हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमने क्या किया कि इस XY रेखा पर कोई एक बिंदु ले लिया और उसका नाम दे दो, Q नाम दे दीजिए। तो XY पर हमने जब Q बिंदु लिया, इस Q और O को मिलाइए यानी कि OQ मिलाइए आप। जब आप O और Q को मिलाएंगे, अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बिंदु Q होगा वो वृत्त के बाहर होगा। वृत्त के बाहर होगा ना, अगर वो मान लो अंदर हो गया तो जो आपकी XY रेखा है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी कि
वृत्त को दो जगह काटेगी। जब वृत्त को दो जगह काट देगी तो स्पर्श रेखा कहां से हुई? तो यही बात आपको ध्यान रखना है। तो जब आपका ये Q वृत्त के बाहर हो गया, जब बाहर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी OQ रेखा आई है वो आपकी इस OP से बड़ी हो जाएगी। जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है वो अगर आपका बिंदु मिलाया जाता है या रेखा खींची जाती है वो हमेशा त्रिज्या से बड़ी होती है। वृत्त के बाहर जो भी बिंदु स्थित होंगे वो वृत्त की त्रिज्या से ज्यादा की दूरी पर स्थित होंगे। क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ये लिखने के बाद भाई हम लोगों को दिया गया था और क्या सिद्ध करना है कि हमें OP XY पर लंब है, ये सिद्ध करना है। अब हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करना है। ये आपका एक थ्योरिकल टाइप की प्रमेय है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि OQ आपने Q जो है XY पर एक बिंदु लिया जो कि वृत्त के बाहर है। अब यहाँ पे हमने XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया है, O को Q से मिलाया है। अब ये बिंदु Q आपका वृत्त के बाहर होगा। हमने बताया था आपको कि अगर मान लो ये बाहर नहीं लेते हैं तो ये आपका यहाँ पर ले लेंगे तो P को Q से मिलाने पर तो वो आपकी एक वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। और हमसे कह रहा है कि XY स्पर्श रेखा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो बिंदु Q होगा वो बाहर ही होगा। जब ये बाहर हो गया तो जो OQ है वो OP से बड़ी हो जाएगी, बाहर होगा। अतः यहाँ पे लिखा है Q वृत्त के अंदर होगा तो XY वृत्त की स्पर्श रेखा ना होकर के छेदक रेखा हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी होगी। इसका मतलब जो OQ है वो आपका OP से बड़ा हो गया। अब जब OQ OP से बड़ा है, ये जो स्थिति है, आप अगर XY पर कोई भी बिंदु लें, आप इधर ले लीजिए XP की तरफ, कहीं भी लेते हैं P के अतिरिक्त, इस बिंदु P के अलावा आप कहीं भी ले लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर ले लें, मान लो ये R ले लीजिए, इसको मिलाइए, इसको S दे दीजिए, O को S मिलाइए, तो ये सारे बिंदु आपके इस OP से बड़े होंगे। यानी जो OS को मिलाएंगे, OR को मिलाएंगे, वो त्रिज्या से हमेशा बड़ी होगी वो दूरी। तो ये आपका ये बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगा। अतः OP बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी है भाई। जो ये आपकी XY रेखा और O बिंदु है इसके बीच की न्यूनतम दूरी है। और हम लोग जानते हैं कि जो न्यूनतम दूरी होती है किसी भी दो रेखाओं के कहें या एक बिंदु एक रेखा या दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, बिंदु और रेखा के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो उस पर लंब ही होगी, तब लंबवत होगी। तो यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जब न्यूनतम दूरी हो गई तो XY AB पर लंब होगी। इसका मतलब OP XY पर लंब है। यही हमें सिद्ध करना था। जो हमारी प्रमेय है वह सिद्ध हो जाती है कि जो OP इस XY पर 90 अंश का कोण बना रही है। ये आपके 90 अंश के कोण है, यानी कि न्यूनतम दूरी होती है। किसी बिंदु और रेखा के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो लंबवत रेखा ही होती है। ये हम लोग पहले से जानते हैं भाई। प्रमेय 10.1 सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 10.1 पर। अब आपका जो पहला प्रश्न भाई क्या कह रहा है, जो प्रश्नावली 10.1 का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो भाई आपको वृत्त की परिभाषा ध्यान करनी पड़ेगी। वृत्त की परिभाषा क्या बताया था कि अगर आप किसी भी तल पर एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं पर, तो भैया निश्चित दूरी पर कितने बिंदु स्थित हैं, ये आप इन बिंदुओं की गिनती करिए तो वो आपके अनगिनत हैं, अनेक हैं, बहुत सारे हैं। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं, क्योंकि जो वृत्त और स्पर्श रेखा की परिभाषा आपने पढ़ी थी कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये बिंदु कितने, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, दो बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं। जब अनेक बिंदुओं का समूह है, अनगिनत बिंदुओं का समूह है, तो आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं भैया। एक आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, अरे भैया
इनकी गिनती करना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग आपका क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो ये हम लोग या प्रतिच्छेद करती है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद वृत्त की को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। भाई अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपकी वृत्त को दो बिंदुओं पर जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वो आपकी छेदक रेखा होती है। इसके बाद एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी आप समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर वृत्त बनाया और इस वृत्त का केंद्र आप O नाम दे दिए। अब अगर आपसे कहें कि इस वृत्त पर पहले एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो मान लो आपने इस स्पर्श रेखा ये आपने खींच लिया, ये आपकी एक नाम दे दो PQ। अब आप इस PQ रेखा के समांतर एक कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप एक ही तो रेखा खींच सकते हैं भैया। तो ये आपका वो आपकी ऐसे यही तो होगी भाई, ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। तो यानी कि आपकी एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये आपका RS नाम दे दीजिए। तो ये आपकी स्पर्श रेखा, ये दोनों समांतर हैं, तो आप एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जो तीसरा भाग है उसमें हम लोग लिख देंगे कि 2। इसके बाद अगला जो चौथा भाग है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कि वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा के टच करती है, स्पर्श करती है, तो उसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर आप स्पर्श बिंदु लिख देंगे। और जो हमारी प्रश्नावली 10.1 का पहला और दूसरा प्रश्न भाई सॉल्व हो जाते हैं। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारी स्पर्श रेखा PQ है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक फिगर बनाया हुआ है कि हमने एक 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। अब इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ है, वो हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा PQ खींचा। अब कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर आपकी 12 सेंटीमीटर है। अब आपका जो वृत्त का केंद्र और इस स्पर्श बिंदु को जो मिलाते हैं वो आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमने यहाँ पर इसको मिला दिया O को P से। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। जो OP होगी वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। इसका मतलब ये कोण आपका 90 अंश का हो गया भाई। तो हमारे पास जो त्रिभुज OPQ बन रहा है, तो ये आपका एक त्रिभुज OPQ, ये आपका कैसा है, समकोण त्रिभुज है भैया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इस प्रमेय की सहायता से हम इस स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करेंगे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज OPQ में भाई, त्रिभुज OPQ लिखेंगे भाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि त्रिभुज OPQ में
तो हमारा जो त्रिभुज ओ पी क्यू बन रहा है, इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण जो कि ओ क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग। यही तो होगा आधार और लंब का वर्ग। तो यहाँ पे ओ पी का वर्ग और धन पी क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे ओ क्यू आपकी 12 है, ओ पी आपकी 5 है, तो हमारे पास पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे उनके मान रख दीजिए भाई। ओ क्यू आपकी 12 और उसका वर्ग बराबर ओ पी आपके पास 5 है और उसका वर्ग धन पी क्यू का वर्ग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर दें भाई। तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और धन पी क्यू का वर्ग। ये आपका एक समीकरण के जैसा बन रहा है। संख्याओं को एक तरफ रखिए, तो 144 माइनस 25, 144 से भाई आपका 25 घटेगा, तो यहाँ पे 25 बराबर पी क्यू का वर्ग। 144 से आप 125 घटा दीजिए, 14 से 5 गए 9, 4 यहाँ से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1, यानी कि 119 बराबर पी क्यू का वर्ग। तो आपका जो पी क्यू होगा वो अंडर रूट के अंदर 119 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो पी क्यू बराबर 119 ही रहेगा। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जो सॉल्व करना था उसमें आपको विकल्प का पता लगाना था। तो देखिए हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। एक कह रहा है 12, 13, 8.5 और यहाँ पे लिखा है डी वाले में 119 अंडर रूट के अंदर सेंटीमीटर। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी कि हमें क्या करना है, कोई एक वृत्त खींचना है और वहां पर एक दी हुई रेखा के समांतर कोई एक रेखा दी गई हो, उसके समांतर। ये रचना से संबंधित है कि हमें पटरी प्रकार कंपास वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो केवल आपको एक हिंट्स दे देंगे कैसे करना है, फिर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, एक वृत्त खींचिए और एक रेखा खींचिए भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया भाई और इसके बाद उसका केंद्र, इसके बाद यहाँ पर एक रेखा खींच लिया। तो मान लो आपने रेखा ये खींच लिया। अब इस रेखा के समांतर आप यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु पर ऐसे इसके समांतर सेट स्क्वायर की सहायता से खिसकाते हुए ऐसे रखेंगे, खिसकाते हुए खींच लेते हैं। इसके बाद एक रेखा और आप समांतर कीजिए जो कि इसको 2 भागों में बांट रही हो, तो वो आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। यानी कि हमें क्या करना था, इसमें रचना करनी थी। तो प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के साथ।